मिल गया, तमाम फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। जहाँ जहाँ गोरों का बिजनेस था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसका नुकसान गोरों को हुआ, गोरों को, क्योंकि मुगलिया सल्तनत को पता चल गया था कि गोरे इसका साथ दे रहे हैं, गोरे इसका साथ दे रहे हैं और लिहाजा गोरा बर्दाश्त नहीं है। गोरा बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। अब इस मकाम पे फिर जो पॉलिसी अपनाई गई, कोई इस बात को उन्होंने महसूस नहीं किया, कोई जज्बाती नहीं हुए, उन्होंने माफ़ी की पॉलिसी अपनाई। गोरों ने कदमों पड़ गए। और औरंगज़ेब आलमगीर जो फरमा रवाए हिंद था, एक बहुत बड़ी पेंटिंग, फ्रेंच पेंटिंग है जिसमें वो सारा मंजर दिखाया गया है कि गोरे जो है वो प्रैक्टिकली फिजिकली औरंगज़ेब आलमगीर के कदमों में सरबा सुजूद हो गए। अच्छा, सही। अब औरंगज़ेब आलमगीर ने कुछ काफ़ी वक्त के बाद उनकी मिन्नत समाजत मुसलसल जारी रही और कुछ तारीख लिखती है कोई 3 साल का अरसा लगा इसमें, कोई ओवरनाइट ये नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया ईस्ट इंडिया को, और उसके बाद उनको परमिशन मिल गई कि अब आप ये कारोबार कर सकते हैं। और फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज कर दिया। और अब औरंगजेब ने इनको बाकायदा तौर पे माफ़ी दी थी और उसके बाद इजाज़त दी थी। जी, ये जो 1.5 करोड़ जुर्माना लिया गया, ये गोरों को कोई इतना पसंद नहीं आया, जो औरंगजेब ने लिया माफ़ी के बदले। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया जो हर्जाना लिया गया, ये कोई गोरों को इतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पे उन्होंने फिर प्लानिंग कर ली कि अब हम इनको आड़े हाथों लेंगे, इसका तख्ता उल्टेंगे और अब अपना तसल्लुत कायम करेंगे। यहाँ पे सर एक अलमिया हो जाता है। वो अलमिया ये है 1707 गालबन ये सन है, औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। ओके। अब औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये जो मुग़ल सल्तनत थी ना जी, ये सूबों पे मुश्तमिल थी। कई सूबे, 12 सूबे रियासतें कह रहे थे उस वक्त जी, 12 सूबे थे और हर सूबे का वाली जो था वो सूबेदार यानी कि गवर्नर हुआ करता था। तो ये 12 सूबों पे मुश्तमिल जो हुक्मरानी थी औरंगज़ेब आलमगीर की, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटती चली गई। औरंगज़ेब आलमगीर से फ़र्रुख शेर की हुक्मरानी तक 10 फरमारवाए हिंद बने हैं। अच्छा, वो अलहदा हो गए। फिर ये औरंगज़ेब के बाद और फिर फाइनली जो बंगाल का फरमारवा था फ़र्रुख शेर, जो गोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरन गोरों के साथ कारोबार कर रहा था, अब वो वाली ये हिंद है। ठीक है। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद 10 बतदरीज मुख्तलिफ अदवार में चेंज हुए और सल्तनत आ गई फ़र्रुख शेर के पास। जो सूबे थे ना सर, वो सूबे के जो गवर्नर हुआ करते थे, ज़्यादा तादाद उनमें से खुद को वहाँ का एक मुकम्मल फरमारवा डिक्लेयर कर दिया और वो गवर्नर की बजाय हो गए नवाब। हर रियासत का अलग नवाब। सूबे टूटने शुरू हो गए। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया खुद को कि मैं अपनी रियासत का खुद जिम्मेदार हूँ। जी, फ़र्रुख शेर को अब इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए, मैं उसे रिश्वत का नाम दूंगा, इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए गोरों की जानिब से कि वो उनके गर्वेदा हो गए। फ़र्रुख शेर क्योंकि गोरों ने बड़ी रिश्वत दी उन्हें। सर, बर्रे सगीर हिंद का जो ज़वाल है उसकी वजह नंबर 1 लालच और दूसरे नंबर पे गद्दारी है। गद्दारों की सरजमीन और लालची लोगों की सरजमीन को गोरों ने अपनी साजिश के ज़रिए भरपूर अंदाज में लूटा और उस लूट के असरात आज तक मौजूद हैं। आज तक वो लूट के असरात मौजूद हैं। वो तब से अब तक हम पनप नहीं सके। अब सर, ये जो फ़र्रुख शेर हैं, ये बंगाल में खुल के खेलने की इजाज़त दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं भी वो खुली छुट्टी आपको।
जैसे मर्जी काम करें, जैसे जितना मर्जी काम करो, ना तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लिया जाएगा, अच्छा टैक्स फ्री, ना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक किया जाएगा, ना आपके साजो सामान को जो इधर से उधर से इधर आएगा उसको चेक किया जाएगा। अब गोरा जितने भी पैसे कमा रहा है वो उसकी जेब में जा रहे हैं, वो सीधे गोरा सरकार के रियासत को कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा, हाँ। कोई नवाब को टैक्स वही नहीं वो दिया जो जा रहा। 3,000 रुपए जो सालाना टैक्स था, हाँ, वो 3,000 रुपए सालाना टैक्स में अब गोरे खुल के खेल रहे हैं। फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, तजारत भरपूर अंदाज में हो रही है, और फाइनली गोरा इतना मजबूत हो गया है कि वो अब बंगाल पे कब्जे के ख्वाब देख रहा है कि अब मैंने बंगाल पे कब्जा कर लेना है। क्योंकि बंगाल जो है वो सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया है। फर्रुख शेर के मेहरबान होने की एक और भी वजह थी। एक फर्रुख शेर इसलिए मेहरबान हुआ कि रिश्वत मिली, दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी कि एक सर्जन था गोरा, हैमिल्टन। फर्रुख शेर को कोई एक बीमारी थी जिसकी निस्बत तारीख में लिखा नहीं हुआ कि वो बीमारी क्या थी। हैमिल्टन उसका इलाज करता है और वो भला चंगा हो जाता है, वो सेहतयाब हो जाता है। अब वो हैमिल्टन भी आंख का तारा बन जाता है, गोरे बहुत करीब आ जाते हैं, महल सरा तक उनकी खुलेआम रसाई हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी छा जाती है, मजबूत हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो हो जाती है मजबूत, लेकिन मुगल सल्तनत आखिरी दर्जे तक कमज़ोर होती चली जाती है। अच्छा, इसमें यह भी अंसर है कि जहाँ पे पैसा काम नहीं आता था, रिश्वत काम नहीं आती थी, वहाँ पर औरतों का सहारा लिया जाता था, अयाशी करवाई जाती थी। नहीं, अयाशी का पहलू इसमें नहीं है। मुगल खुद से बड़े अयाश थे। ठीक है, उनके लिए पहले ही रियाया की जानिब से बहुत कुछ पेश किया जाता था। लेकिन बड़ी फतेह हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उन्हें तिजारत की खुली छुट्टी मिल गई बंगाल में। मुगल सल्तनत इस हद तक कमज़ोर हो गई कि भूखों मरने लगे। अच्छा, ये ऐसा भी है कि जो बंगाल में सनतें थीं, उन सनतों, कपड़े की जो सनतें थीं, जो खड़ियाँ थीं, उनको बंद करवाया गया और मशीनी कपड़े का इस्तेमाल पर जोर दिया गया, क्योंकि वो बरतानिया से आता था या वहाँ की मशीनें बरतानिया से मंगवाई गई थी। गोरे ने जो सबसे बड़ी गेम खेली है बरे-सगीर हिंद में, वो गेम की तो समझ नहीं आई ना आखिरी वक्त तक। वो गेम ये थी कि बरे-सगीर हिंद से पैसा इकट्ठा किया टैक्सेस की शक्ल में, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। किसान पे टैक्स, तिजारत पे टैक्स, पैसा लिया टैक्सेस की मद में और माल उसी पैसे के एवज माल खरीदा और वो माल खरीद के बाहर भेज दिया, वहां पे अपनी मनमर्जी की कीमत वसूल की। तो ये हमारा ही पैसा, बरे-सगीर हिंद का ही पैसा हम ही को वापस दे के हमसे इजनास खरीद ली गई। पैसा भी हमारा, माल भी हमारा। अब सर, जब बंगाल पे बरे-सगीर हिंद के एक बड़े मकाम पे जब गोरा साहब ने कंट्रोल हासिल कर लिया है पूरी तरह से, तो फिर इधर पश्तून एक खित्ते के वाली बन गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया, एक साइड पे सिख छा गए, एक साइड पे पश्तून छा गए, दिल्ली भी कब्जे में आ गया। फर्रुख शेर के पास अब बंगाल का एक बड़ा महदूद इलाका रह गया जहां से उसकी आमदनी होती थी, जिसका टैक्स वो लेता था बस। ठीक है। अब सर, वालिए बंगाल जो है ना जी, अली वर्दी का इंतकाल हो गया। वो उसकी डेथ हो जाती है 1756 में। अली वर्दी की डेथ के बाद सिराजुद्दौला एक बड़ा नाम है। हाँ, बहुत बड़ा नाम सुना है उसका। सिराजुद्दौला की हुकूमत कायम हो जाती है बंगाल में। ठीक है। सिराजुद्दौला को गोरों की 3-4 चीज़ों से इख्तलाफ था। ठीक है। एक तो उसे इख्तलाफ था कि ये यहाँ पे कले बनाते हैं। दूसरा इख्तलाफ था कि ये जो मुग़ल हुकूमत है उसके साथ इनको इतनी खुली छूट है कि ये पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। तीसरी चीज़ ये थी कि जो सिराजुद्दौला जिन लोगों से नाखुश होता था, जिन लोगों को वो अपने वो कहते हैं कि छोटे छोटे, जो जैसे आप कह लेंगे छोटे छोटे हुक्मरान जो सरदार होते थे कबीलों के, हरकारे वगैरह, सरदार कबीलों के, जिनको वो फारिग कर देता था, वो
गोरा सरकार उनको खुद से शामिल कर लेते थे, अपनी टीम में शामिल, और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते थे। अब कोई सरदार किसी ना किसी हद तक तो अपने कबीले में उसका तसल्लुत होता है, बिल्कुल पॉपुलर होता है, फिर पॉपुलर उसके होता बाद उसकी से होती है वहाँ पे। अगर वो हुक्मरान नाराज है तो ज़रूरी नहीं कि रियाया भी नाराज रियाया हो। भी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही है। तो उनके लिए हमदर्दियाँ मौजूद होती हैं। गोरे ने जो चालबाजी की है वो उन सब सरदारों को भी अपने साथ शामिल किया। ये जो सिराजुद्दौला है सर, सिराजुद्दौला बड़ा सख्त आदमी था। असूल पसंद आदमी था या बेजा सख्तियाँ? नहीं, असूल पसंद आदमी था। इसको ये एक आंख नहीं भा रहे थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तमाम तर चालबाजियां जो थीं, इससे वो नाला था। और फाइनली उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया और हमला कर दिया